हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। आज पता है, थंबनेल पे तो देखा होगा ना आपने, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। एकदम धैर्य के साथ वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखना। जीओसी एकदम हलवा लगेगा आपको। हलवा लगने का मतलब क्या है सर? खाना है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जीओसी आज हम पढ़ने चल रहे हैं। अक्सर मैंने कहते हुए सुना है, अगर आप अपने सीनियर्स के पास में जाइएगा, बोले तो अपने भैया लोग के पास, 12th। अरे हाँ, ये भी हो सकता है कि आप 11th में पढ़ रहे हो और अभी से 12th का तैयारी हो। जीत की तैयारी थोड़े लम्हे पहले ही स्टार्ट हो जाती है, ठीक। तो ये हो सकता है कि आप सभी सोच रहे हो कि भैया लोगों ने जो गलती किया है वो गलती हम नहीं करेंगे। एक्चुअली पता है, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स मुझे मिले जिनसे मैंने ये सुना कि सर, हम 12th में तो आ गए, 11th में हमने पढ़ाई नहीं की, हमारी 11th की जीओसी बर्बाद है, 11th में पढ़े नहीं, केमिस्ट्री बर्बाद है। क्या 12th में कोई सहारा मिलेगा? ऑफ कोर्स मिलेगा भाई, 12th में हम है ना। नहीं, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं ही हूं, ये जो भी जहां से भी आप पढ़ना चाहो पढ़ो, मगर जीओसी के ऊपर कमांड जरूर बनाओ। जीओसी है क्या, आइए स्टार्ट करते हैं, ज्यादा समय नहीं लेंगे हम आपका, ठीक है। देखो, तो हेडिंग डाल लो सुंदर और सुनहरे अक्षरों में, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब एक बात मैं आपको समझाऊं, आप चाहे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हो, चाहे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स, सभी के लिए एक बात, मैं यहां पर हिंदी में भी लिखूंगा, इंग्लिश में भी लिखूंगा, ठीक है। थोड़ा वीडियो का लेंथ बढ़ेगा, लेकिन नॉलेज का लेंथ भी उसी के साथ इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो थोड़ा धैर्य के साथ में वीडियो को जब जरूरत पड़े तो पॉज करके नोट कर लेना, चीजों को समझना, रटने की कोशिश ना करें आप, ठीक है। आप हमसे पढ़ें तो चीजों को समझने की आदत डालें, रटना तो है ही, रटिएगा, जब समय आएगा तो मैं खुद बता दूंगा, इसको तुम रट लो, ठीक है। ओके, तो सामान्य कार्बनिक रसायन है, शॉर्ट में दुनिया वाले इसको जीओसी कहते हैं। हम पहले जीओसी 1 से स्टार्ट करेंगे। देखो, नाम में ही सब कुछ छिपा है। कुछ लोग कहते हैं नाम से क्या होता है, ठीक है, सही है। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अरे देखो तो सही, समझोगे तभी तो। ये जो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना यार, बड़ी सामान्य सी चीज होती है, बड़ी कॉमन सी चीज है, बहुत जनरल सी चीज है, ठीक, नो डाउट। अब जब सामान्य सी चीज है तो इसको इतना विशेष क्यों बताया जाता है? तो असलियत ये है कि इस सब्जेक्ट के अंदर सब सामान्य बातें ही होती हैं, बस उसको विशेष तौर पे ध्यान देकर के समझना होता है। हम इस जीओसी के अंदर कुछ छोटे छोटे नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे टॉपिक्स पढ़ेंगे, और आई थिंक ये 23-24 लेक्चर का या 25-26 लेक्चर का ये पूरा जीओसी का पार्ट होगा, और डेली बाय डेली आप वीडियोस को देखते जाना, मजा आएगा, ठीक है। तो इस जीओसी में हम स्टार्ट कहां से करें, ये बड़ी समस्या आती है टीचर्स के सामने भी और स्टूडेंट्स के सामने भी। तो मैं इसकी स्टार्टअप करूंगा एक छोटे से प्यारे से नन्हे से रिएक्शन के साथ, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम एक रिएक्शन की बात करते हैं। हम बात करेंगे एक अभिक्रिया के साथ, हम बात करेंगे किसके साथ? एक अभिक्रिया के साथ। अच्छी बात है, बात बात में ही बातें बन जाएंगी। हम बात करेंगे एक अभिक्रिया से, ठीक है। अभिक्रिया है बच्चों, ए बी
और प्लस सी, तो इससे बनने वाली चीज क्या होगी? देखो, कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि सर ये सी मिल जाएंगे और एसी बन जाएगा। सही है भाई। और बी साइड में निकल जाएगा। आप कहे और हम ना माने, ऐसा हो नहीं सकता। ठीक। कुछ ने ये कहा कि नहीं सर, इस बी का इस सी के साथ में गहरा संबंध है, यानी कि बी सी बन जाएगा और ए को खदेड़ दिया जाएगा। ओके, ठीक है। अब एक बात नहीं समझ में आई सर, कि यहां पर ये लाइन क्या खींच रखे हो आप? ये लाइन नहीं भाई, ये बॉन्ड है। केमिस्ट्री में इसको बॉन्ड बुलाते हैं। तो थोड़ा सा हम समझ लेते हैं इस बॉन्ड को कहते क्या है। ये जो दिख रहा है ना आपको लाइन, इस लाइन को पापी दुनिया वाले कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। ठीक है भाई। अब कोवेलेंट बॉन्ड की बात हम करेंगे। असल में इसकी बात केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में ही हो जाती है। रासायनिक संबंध, यस यस, 11th में काफी बड़ा टॉपिक है, बहुत लेंदी टॉपिक है। तो यहीं से इसकी शुरुआत हो चुकी है। इसके बारे में क्लास 10th में आप बेसिक बेसिक बातें जान के आते हैं। आइए कुछ बातें हम भी बताते हैं। हिंदी होता है इसका सह संयोजक आबंध या सह संयोजक बंध। ठीक, ओके सर। देखना गुरु, बनेगा कैसे ये? इस बात में कोई भी इफ और बट नहीं होना चाहिए कि यहां पर बनने वाला जो बॉन्ड होगा, ये दो एटम्स के, इनके सर दो परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनेगा। दो परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनेगा। ठीक, आराम से नोट बनाते चलना, आप साथ में नोट्स बनाना। देखो, अपने हाथ से बनाया गया जो नोट होगा, जो अपने हाथ से बनाया गया नोट होगा, सबसे सुपीरियर होगा। आप चाहो तो ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हो, बट मेरे ख्याल से उससे मजा नहीं है। जो मजा अपने हाथों से बनाने में है, वो मजा कहीं और नहीं मिलेगा। ठीक है, मैं बनवा रहा हूं आपसे। ठीक है, ओके। तो कोवेलेंट बॉन्ड, ये जो बॉन्ड होता है दो परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनेगा। कुछ जन ऐसा बोलते हैं कि ये साझेदारी नहीं, ओवरलैपिंग होता है। मान लो भैया, वो भी सही है, बिल्कुल सही है। एटम्स का ओवरलैपिंग ही होता है। ओवरलैपिंग का मतलब, जैसे मान लो एक परमाणु यहाँ ए है और दूसरा परमाणु यहाँ बी है, तो इस ए और बी के बीच में यहाँ इलेक्ट्रॉनों की ऐसे साझेदारी हो गई या ओवरलैपिंग हो गया। ओवरलैप करने का मतलब यूं खचा खच खचा ऐसे ओवरलैप करना होता है। ठीक, तो ओवरलैपिंग से ये बॉन्ड बनते हैं। और इन बॉन्ड के बनने में अगर 1 रुपया ए ने लगाया है तो 1 रुपया बी भी लगाएगा, और एक और एक मिलकर के 11 होते हैं ना, 2 होते हैं। ठीक है, मान लिया भैया, आपने कहा और हमने मान लिया। ठीक, तो ये बॉन्ड बनेगा। ठीक है सर, आइए देखते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। बड़ा ही प्यारा सा एग्जांपल है। इतना तो समझ रहे हो ना भाई, पढ़ क्या रहे हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना। थोड़े कुछ किरदार आपको दिखाते हैं हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। बड़े अटपटे किरदार है ये, समझना जरा। तो कुछ किरदार हैं, जैसे अगर मेरे मुंह से कभी इस कार्बन के लिए करीना निकल जाए तो बुरा मत मानना। ये कार्बन हमारे इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मूवी की हीरोइन होगी। इनको देखो, ये हमारे हीरो होंगे हाइड्रोजन। कभी इनको मैं भिखमंगा बोलूंगा तो कभी इनको मैं हीरो बोलूंगा, समझना ध्यान से।
जरूरत पड़ा तो मैं इस राजकुमार को भी याद करूंगा, राजकुमार सोडियम। और अहम वक्त में अगर राजकुमार है तो राजकुमारी भी आएगी, राजकुमारी कर लो, ठीक है। ओके भाई, मूवी है तो नाना पाटेकर को कैसे भूल सकते हैं, तो नाना पाटेकर भी आएंगे। और अगर जरूरत पड़ी तो हम शाहरुख खान को भी बुलाएंगे। नहीं सर, सलमान खान, ठीक है भैया, उसको भी बुलाएंगे। ये सल्फर है, ये नाइट्रोजन है, ये क्लोरीन है, ये सोडियम, ये हाइड्रोजन और ये कार्बन है। ठीक है सर, स्टार्ट करो। हम कोवेलेंट बॉन्ड की चर्चा कर रहे थे, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बनने वाले इस बॉन्ड की बात करते हैं। वैसे तो ये करीना अपने जिंदगी के चौराहे पर यूं चार चार बॉन्ड बनाती है, लेकिन हम एक के बारे में बात करेंगे, बाकी सब ऐसे ही दरकिनार कर लेंगे और समझ लेंगे जैसे ये वैसे ये, ठीक। ओके, हुआ क्या होगा इस कोवेलेंट बॉन्ड की दुनिया में। आपको पता है कोई भी एटम, एटम कैसा दिखता है, एटम सर स्फीयर, स्फीयर के जैसा दिखता है, वेरी गुड। और अगर स्फीयर के जैसे ये एटम दिखेगा तो इसके पास बीच में न्यूक्लियस होगा, ऑफ कोर्स न्यूक्लियस होता है। और जो न्यूक्लियस होता है सर वो पॉजिटिव इन नेचर होता है, पॉजिटिव का मतलब धनात्मक होता है, धनावेशित होता है। भाई साहब निल्स बोर ने बताया था कि इसके आसपास में ऐसे गोल गोल से सर्कुलर पाथ होते हैं और इन सर्कुलर पाथ के ऊपर इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहे होते हैं, ठीक। मैं यहाँ पर काउंट करके नहीं लिख रहा, आप चाहो तो काउंट करके दिखा सकते हो, ठीक। कुल मिला जुला के आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये जो आपके पास सर्कुलर पाथ होते हैं, इन सर्कुलर पाथ के ऊपर इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहे होते हैं। देखो अगर आपको ये सारी बातें पता है तो आप वीडियो को थोड़ा स्किप करके भी देख सकते हो, 2x की स्पीड में करके देख सकते हो, ठीक है। अगर नहीं आता है तो सीखो। कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ सबसे बाहर वाले सेल में भी होंगे, आओ समझते हैं इनका नाम क्या होता है। देखो इस बाहर वाले रास्ते को हम बुलाते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट। अरे सर ये क्या बताए आप, हम तो सेल जानते थे। बेशक बेशक, बिल्कुल सही कहा आपने, इसको कुछ लोग सेल भी बुलाते हैं, वो भी ठीक, हम भी ठीक, ठीक। आउटर मोस्ट ऑर्बिट और आउटर मोस्ट सेल, सही है। कुछ लोग हिंदी में इसे बाह्य कोश या बाह्य कक्ष का नाम देते हैं, बाह्यतम कोश या बाह्य कोश, ठीक, सही है भाई। आप इसको कक्ष भी बुला सकते हैं, बेशक, ठीक है। आइए, क्या बस यही नाम है ना, मोस्ट ऑफ द केसेस ऐसा भी पाया गया कि ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट या आउटर मोस्ट सेल हमारे लिए कभी कभी वैलेंस सेल बन जाता है। वैलेंस सेल या वैलेंस ऑर्बिट हिंदी होती है संयोजी कोश, संयोजी कोश, ठीक। जनरल जनरल सी बातें हैं। देखो यार, इस वैलेंस सेल के अंदर घूमने वाले, रोटेट करने वाले, रिवॉल्व करने वाले सभी इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। कौन से इलेक्ट्रॉन, संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वेरी गुड। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट से, इनको आप नाम दोगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। आई बात समझ में, ओके ठीक है बच्चों। तो इनकी एक बात मैं बताऊं, एक खूबी जानना। तो देखो, तो इनकी बात करें हम, इनकी एक खूबी समझो। ये खूबी ये रखते हैं ना, अपने आप को स्टेबलाइज करना चाहते हैं। और इनकी स्टेबिलिटी पता है कब मिलती है, जब ये अपने आउटर मोस्ट सेल के अंदर या तो 8 इलेक्ट्रॉन या तो 2 इलेक्ट्रॉन रख करके अपनी मनोकामना की पूर्ति कर लेते हैं, ठीक है। तो वैलेंस सेल के अंदर ये 8 इलेक्ट्रॉन रखने की जो टेंडेंसी रखते हैं, इसको हम कहते हैं ऑक्टेट रूल। कौन सा रूल, ऑक्टेट रूल। हिंदी होता है इसका अष्टक नियम, अष्टक नियम, ओके। समझो भाई,
कुछ ऐसे भी बेचारे हमारे पास एटम्स मिले मुझे, रास्ते में मैं घूम रहा था। पता ही है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो दुनिया है बड़ी सुनहरी है। तो प्यारे प्यारे नन्हे नन्हे से मुझे एटम्स घूमते हुए दिखाई दिए। रात में मैं वॉकिंग करने निकला था खा करके। नाम बता दें आपको? बोलो यस सर। यस ठीक है। प्यारा प्यारा हाइड्रोजन था, प्यारी प्यारी हीलियम थी, घूम रहा था लिथियम के साथ। तीनों को पकड़ लिया मैंने। ठीक। तो देखो, तो कुछ ऐसे भी हैं जैसे कि हमारे हाइड्रोजन भाई साहब, ये हाइड्रोजन हो गए चाहे हीलियम हो गए, लिथियम वगैरह भी कभी आयन वगैरह बनाते हैं, तो ये सब डुप्लेट कंप्लीट करना चाहते हैं। इस टाइप के जो होंगे ना, इस कैटेगरी वाले, ये डुप्लेट के चक्कर में पड़े होते हैं। ठीक। ओहो हो, डुप्लेट। ओके ठीक है सुन। अरे अरे, सही था, डुप्लेट। ठीक है। तो डुप्लेट के दो प्लेट नहीं, डुप्लेट्स। ठीक है। तो दो दो का वो जो उनका इरादा होता है काफी अच्छा होता है, समझो जरा। तो ये सब रहा मतलब बेसिक बेसिक बात। ठीक है। तो सर कार्बन की बात कर रहे थे आप, तो कार्बन एटम का भाई साहब एटॉमिक नंबर आपको पता है 6। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2, 2s2, 2p2 या 2,4। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। हाइड्रोजन की बात करें तो 1 होता है इसका एटॉमिक नंबर, और 1s1। ये भी ठीक है सर। ठीक। तो कार्बन को अगर आपने गौर से देखा तो कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स? तो सर 2 नहीं 4। तो 2 + 2 4, या यहां देख 4, 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन साहब। हाइड्रोजन को देखो, तो देखो तो सही, देखते रह जाओगे। ये रहा हमारा हीरो। तो कार्बन बेचारा परेशान है, इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है। ये हाइड्रोजन भी परेशान है, इसको अपना डुप्लेट कंप्लीट करना है। तो ऑक्टेट और डुप्लेट की इस चक्कर में दोनों एक दूसरे के लिए सेल्फिश नेचर के साथ आते हैं, एक दूसरे से जुड़ते हैं। होता क्या है, ये कहता है भाई साहब देख, मुझे एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तुम्हें भी कुछ इलेक्ट्रॉन चाहिए, तुम मेरी मदद करो, मैं तुम्हारी मदद करता हूं। यहां पर एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाती है। ऐसे ही एक और भी बेचारा घूमता फिरता हाइड्रोजन आता है, वो इसके साथ में फिर से शेयरिंग कर लेता है। एक और हाइड्रोजन आता है, वो इसके साथ में शेयरिंग कर लेता है। और एक और हाइड्रोजन आता है, वो इसके साथ में शेयरिंग कर लेता है। शेयरिंग के बाद से यहाँ पर इस टाइप के बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो कुल मिला जुला के बात इस नतीजे पर पहुंचती है कि जब कभी भी इस टाइप के बॉन्ड बनते हैं तो बॉन्ड का फॉर्मेशन होते इस टाइम पे एक इसका इलेक्ट्रॉन होता है तो एक इसका इलेक्ट्रॉन होता है, तब जाके इनका बिजनेस आगे बढ़ता है। इतनी बात समझ में आई? ओके, समझो जाए। तो देखा आपने, अब हम यहां पर एक नई बात स्टार्ट करेंगे। अभी आपने देखा बॉन्ड बनते कैसे हैं। बॉन्ड बनने के कुछ और भी तरीके हैं। एक बॉन्ड का तरीका मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। एक बॉन्ड का तरीका कोवेलेंट बॉन्ड था, दूसरा तरीका कोऑर्डिनेट बॉन्ड का हो सकता है, एक और तरीका आयनिक बॉन्ड का हो सकता है। समटाइम्स मेटेलिक बॉन्ड बन सकते हैं, कभी कभी त्रिबंध का निर्माण हो सकता है, कभी द्विबंध का निर्माण हो सकता है। भाई साहब ये सारे ही बंध यहां पर बनते हैं। तो बंध बनना और ना बनना ये सब कुछ केमिकल बॉन्डिंग डिपार्टमेंट के अंदर पढ़ा जाता है। जीओसी के अंदर थोड़ा सा ना के बराबर इसका हिस्सा है। असल मायने में एक बात मैं आपको नोट कराना चाहता हूं, जरा नोट कीजिएगा आप हमारे साथ, कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, नोट कर लेना इसको भाई, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में पुराने बंध पुराने बंध टूटते हैं और नए बंध बनते हैं।
और नए बंध बनते हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आप हमें ये बताओ, ए बी आया सी के साथ, आपस में दोनों ही भयानक टकराए, और टकराए ऐसे टकराए कि इनका बॉन्ड टूटा ही नहीं और नया बॉन्ड बना भी नहीं, और रिएक्शन हो गया। क्या ऐसा पॉसिबल है? तो जवाब होगा इसका बिल्कुल नहीं, ऐसा इम्पॉसिबल है। अगर रिएक्शन होता है तो पुराना बॉन्ड टूटेगा भी और कुछ नया बॉन्ड बनेगा भी। और अगर मान लीजिए पुराना बॉन्ड नहीं टूटता है तो एटलीस्ट नया बॉन्ड तो एक जरूर बनेगा। कुछ होते हैं ऐसे तरीके, आगे मैं बताऊंगा आपको, ठीक है? तो बिल्कुल इतनी बात तो क्लियर होनी चाहिए आपको कि अगर एसी का फॉर्मेशन हुआ है, बी किनारे हुआ है, तो मतलब ये बॉन्ड टूटा होगा तभी एक नया बॉन्ड यहाँ पे आके बना होगा। अब यहां हम स्टार्ट करेंगे बात को कि बॉन्ड टूटते कैसे हैं। अभी हमने सीखा कि बॉन्ड बनते कैसे हैं, अब हम सीखेंगे कि बॉन्ड टूटते कैसे हैं। ठीक, तो हेडिंग करो भाई, एकदम नोटवर्दी वाली बात है। कुछ दुनिया वाले इसको बॉन्ड फ्यूजन कहते हैं। जिस टॉपिक की हम बात करने चले उस टॉपिक को बॉन्ड फ्यूजन कुछ कहते हैं, तो कहीं पर इसका नाम बॉन्ड लिसिस से होता है, तो कुछ लोग इसको बॉन्ड क्लीवेज कहते हैं। क्या कहते हैं माय डियर? बॉन्ड क्लीवेज। कुल मिलाजुला के इसका एक बड़े ही सरल शब्दों में मीनिंग होता है बॉन्ड का ब्रेकिंग। बोले तो जो इनके बीच में रिश्ते नाते यारी चल रही थी, आज उसका ब्रेकअप होने वाला है। ठीक है, तो बॉन्ड का ब्रेकअप होगा। नॉर्मली बोले तो हिंदी होती है इसकी बंध विदलन। समझे भाई? तो बंध विदलन होगा। बंध विदलन होने का मतलब बंध टूटेगा। एक नोट लिखना, देयर आर टू वेज ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग। दो तरीके से कोई भी बंध टूट सकता है। कितने तरीके से? सिर्फ दो तरीके से। कोई नाम बताएगा क्या आप में? बताओ। होमोलिसिस और हेटेरोलिसिस। होमोलिसिस एंड हेटेरोलिसिस, वेरी गुड। तो एक तो तरीका है होमोलिसिस का और दूसरा तरीका हेटेरोलिसिस का। समझ रहे। हिंदी है इसकी समविदलन और इसकी हिंदी विषम विदलन। जरा समझिएगा ध्यान से, हम बारी बारी से बात करने वाले हैं इसकी। तो होमोलिसिस क्या होता है भाई? तो आप हेडिंग नोट करो, होमोलिसिस। हम शुरू करेंगे चर्चा होमोलिसिस से, तो आई देर किस बात की, यहीं से स्टार्ट करते हैं होमोलिसिस। अब मान करके चलना, अब हमने एंट्री मार दिया है रिएक्शन के अंडरस्टैंडिंग वाले पोर्शन में। कुछ लोग इसको होमोलिसिस, तो कहीं कहीं कुछ किताबों के अंदर आपको इसकी हेडिंग होमोलिटिक फ्यूजन मिल जाएगी। हिंदी तो मैंने यहां लिख ही रखा है, संविदलन होता है। अब जरा समझो भाई, होमो का मतलब होता है सेम या फिर और इक्वल। अच्छा, और लिसिस का मतलब होता है ब्रेकिंग या ब्रेकअप, टूटना। तो कुछ तो यहां पर टूटेगा और टूटने के बाद से वहां पर समानता नजर आएगी। ठीक, तो कुछ टूट रहा है, समान तरीके से टूट रहा है। आओ देखते हैं क्या टूट रहा है, क्या समानता है। आपको एक जमाने की बात बताएं, आज से लगभग
500-600 साल पहले की ये बात है, बाबा आजम के जमाने की बात है। एक कलाकार था, बड़ा खुद को होशियार समझता था। नाम था उसका ए। ज्यादा पैसा नहीं था लेकिन सोच बड़ी ऊंची थी। बेवकूफ बनाने खूब आता था। अपने एक दोस्त को उसने बेवकूफ बनाया। दोस्त भी वैसा ही था। ए ने कहा, यार देखो मेरे पास 1 रुपया है। 1 रुपया बोले हैं तो समझना 1 इलेक्ट्रॉन है। आई बात समझ में? ठीक। तो 1 रुपया बोले तो 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ए के पास में 1 इलेक्ट्रॉन था। तो बी कहा कि अच्छा जरा देखना भाई, 1 रुपया तुम्हारे पास है और 1 रुपया हमारे पास है, आओ क्यों नहीं मिलजुल करके एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं। तो 1 रुपया इसने लगाया और 1 रुपया इसने लगाया, बिजनेस इन दोनों का स्टार्ट हो गया। बिजनेस स्टार्ट होने का मतलब इनके बीच में एक जबरदस्त बॉन्ड बन गया। और सही बताएं तो ये बॉन्ड नहीं, ये तो अट्रैक्शन था। कुछ समय तक चला इनका, बढ़िया से ठीक ठाक इनका बिजनेस चला। तब तक किसी तीसरे की एंट्री हुई, और तीसरे की एंट्री जानते ही हो, अच्छी अच्छी दोस्ती को बर्बाद कर देती है। तो जैसे ही एंट्री होती है, इनका ये रिश्ता फीका पड़ जाता है और ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के चला और ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के चला। ध्यान देना भाई, एरो के ऊपर थोड़ा फोकस रहे। आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हो और आपकी मर्जी, आपका पेन, आपका कॉपी, आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हो। लेकिन भाई साहब एक नोट ध्यान में रखना, अगर मैंने एरो ऐसा चलाया है तो इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन इधर उधर हो रहा है। कितने इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन। और अगर मैंने तीर ऐसे चलाया तो इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक। तो अभी हमने तीर हाफ हाफ वाला चलाया है, तो हाफ हाफ का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास और 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास। अब जरा बताओ भाई, यहां से बनने वाली चीज होती है ए डॉट और बी डॉट। इसका नाम आपको पता है क्या? तो आई थिंक ये आपके लिए बिल्कुल नया होगा। नाम इसका समझो, इसको हम बुलाते हैं फ्री रेडिकल। क्या नाम है इसका? फ्री रेडिकल। और हिंदी में हम इसको कहते हैं मुक्त मूलक। क्या नाम है इसका? मुक्त मूलक। मुक्त मूलक। अब भाई साहब एक बात बहुत इंपॉर्टेंट आपको बताएं। वैसे ये बताना हमें नहीं चाहिए, बताना तो आपको चाहिए। क्या इस ए का घाटा हुआ है क्या? तो आप आंसर देंगे नहीं सर। ठीक है। क्या बी का मुनाफा हुआ है क्या? तो इसका भी आंसर होगा नहीं सर। घाटा का या मुनाफा का क्या मतलब है? क्या ए के ऊपर कोई चार्ज आया है? नहीं आया है। बी के ऊपर कोई चार्ज आया है तो वहां भी नहीं आया। अगर इसके ऊपर ना तो पॉजिटिव चार्ज आया और ना तो निगेटिव चार्ज आया, इसका मतलब ना तो ए का फायदा हुआ ना तो ए का घाटा हुआ, ना बी का फायदा हुआ ना बी का घाटा हुआ। तो ये अपने तरीके से इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हुए कि नहीं हुए? तो बिल्कुल हो गए। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होने का मतलब उदासीन है ये, मतलब इनके पास में कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज वगैरह नहीं आया है। अब इस प्रोसेस को आप समझ गए हो कि इनके बीच का ये ठीक ठाक से चलने वाला जो बॉन्ड था, किसी कारण से अगर टूटा है तो टूटा है इनके ईमानदारी और सहूलियत के तरीके से। और टूटने के बाद से बी ने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, ए ने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, ना तो किसी का घाटा हुआ ना तो किसी का फायदा हुआ, और उदासीन मुक्त मूलक का निर्माण हुआ है। अब जरा समझिएगा बात को, इसकी डेफिनेशन देना अत्यंत ही सरल है। थोड़ा इंग्लिश भी सीखेंगे साथ में क्या? आइए समझते हैं जरा इस चीज को। हिंदी में तो मैं लिखवाऊंगा ही लिखवाऊंगा, आप इंग्लिश में भी बोल करके जाइए ना मेरे साथ। इन सच टाइप ऑफ, बोलो भाई, In such type of इन सच टाइप ऑफ बॉन्ड क्लीवेज, bond cleavage,
bonding electrons are bonding electrons are equally distributed equally between between two bonding atoms two bonding atoms, so that so that electrically neutral electrically neutral free radicals are free radicals are obtained. obtained. तो भाई साहब जो मैंने यहां दिखाया है वही आपसे बुलवाया है, तो इसका डेफिनेशन आप जरा मेरे साथ में लिखो। इन सच टाइप ऑफ, इन, अगर आपको आता है तो आप मुझसे आगे आगे भी बोल सकते हो। इन सच टाइप ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आर, कौन से इलेक्ट्रॉन्स? Bonding electron बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। कौन सा भाई प्रोसेस कर रहे हैं? तो डिस्ट्रीब्यूशन का। इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन टू बॉन्डिंग एटम्स, बिटवीन टू बॉन्डिंग एटम्स। समझ में आई बात? yes sir बिटवीन टू बॉन्डिंग एटम्स। अरे इस तरीके से कि सो दैट इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल फ्री रेडिकल्स आर obtained, फ्री रेडिकल्स आर obtained। आइए इस चीज को मैं यहां पर इसका हिंदी भी लिख देता हूं, नोट डाउन कर लीजिएगा। हिंदी समझो, इसी की हिंदी में इधर लिख रहा हूं। इस प्रकार के बंध विदलन में, किसमें भाई साहब? बंध विदलन में आबंधी इलेक्ट्रॉन, कौन से इलेक्ट्रॉन्स? Bonding electrons आबंधी इलेक्ट्रॉन्स आबंधी परमाणुओं के बीच, ओहो, आबंधी कहने का मतलब क्या हुआ सर? और आबंधी इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब, आबंधी कहने का मतलब बंध बनाने वाले इलेक्ट्रॉन्स को बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, और जो बंध के निर्माण में हिस्सा ना ले, कायरों के जैसे निकम्मों के जैसे बैठा रहे, उसको नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। तो इस प्रकार के बंध वितरण में आबंधी इलेक्ट्रॉन्स आबंधी परमाणुओं के मध्य, आबंधी परमाणुओं के मध्य बराबर 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 विभाजित, नहीं विभाजित कहना गलत होगा, ये 20 बंट जाते हैं ताकि उदासीन मुक्त मूलक का निर्माण हो सके। ठीक, इसको भी आप नोट करो। तो आपने देखा होमोलिसिस या होमोलिटिक फ्यूजन, जहां पर सेम या इक्वल तरीके से बॉन्ड की ब्रेकिंग हुई, ए और बी के बीच में जो बिजनेस चल रहा था, इनके बीच में मनमुटाव की वजह से टूट गया। ए अपना बोरिया बिस्तर लेके चला, बी अपना बोरिया बिस्तर लेके चला। ए और बी के बीच में बॉन्डिंग टूटने के बाद से उदासीन मुक्त मूलक का निर्माण होता है, जिसको फ्री रेडिकल का नाम देते हैं। और इन सच टाइप ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन टू बॉन्डिंग एटम्स so that
न्यूट्रल फ्री रेडिकल्स आर ऑब्टेन्ड। वही चीज मैंने यहाँ हिंदी में भी लिख रखा है। इस प्रकार की बंध वितरण में आबंधी इलेक्ट्रॉन आबंधी परमाणुओं के मध्य बराबर बराबर बट जाते हैं ताकि उदासीन मुक्त मूलक का निर्माण हो सके। एक बात हम आपको बताएं, नोट में नोट करना उसको। नोट में नोट करने का मतलब क्या है भाई? अरे 1 लाख की बात आपको बता रहा हूं तो इसको नोट तो करना बनता है बॉस। Yes, sir. क्या है कि दुनिया में जितने भी उदासीन परमाणु होते हैं सभी उदासीन परमाणु फ्री रेडिकल कहलाए जा सकते हैं। सभी उदासीन परमाणुओं को आप फ्री रेडिकल बुला सकते हैं, यानी मुक्त मूलक आप कह सकते हैं। नहीं समझ में आया सर? आओ भाई समझते हैं। अगर मैंने लिखा है हाइड्रोजन एटम, तो इस हाइड्रोजन एटम को आप चाहो तो H डॉट लिख सकते हो, और H डॉट का हुलिया तो A डॉट के जैसा दिखता है। A डॉट को क्या प्रोनाउंसिएट करेंगे सर? तो इसको आप A फ्री रेडिकल बुलाएंगे, A का मुक्त मूलक। ऐसे ही ये हाइड्रोजन मुक्त मूलक, और हाइड्रोजन मुक्त मूलक को आप चाहो तो हाइड्रोजन एटम बुला सकते हो। बिल्कुल सिमिलरली एक और भी एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मैंने लिखा कहीं पर कार्बन एटम, तो आप इसको C डॉट भी लिख सकते हो। अगर मैंने लिखा कहीं Cl एटम, तो जरूरत पड़े तो आप इसको Cl डॉट भी लिख सकते हो। तो अगर कहीं Cl डॉट लिखा है तो इसका मतलब कुछ और नहीं बल्कि एक क्लोरीन का वो परमाणु है। परमाणु मतलब एटम है, अणु नहीं, परमाणु है। ठीक है, तो ये नन्ही मुन्नी बातें हैं, जरा आप इसको नोट करें। हम आगे चर्चा को बढ़ाते हैं। चर्चा को आगे बढ़ाओ और आगे देखो। अब हमें बात करनी होगी इसके दूसरे वाले टाइप की। दूसरा टाइप क्या है हमारा? हेट्रोलिसिस। बड़ा ही सिंपल है भाई। जैसे होमोलिसिस को आपने समझा वैसे ही हेट्रोलिसिस भी होता है। हेट्रोलिसिस को कुछ लोग इसको हेट्रोलिटिक फिजन भी बोलते हैं या हेट्रोलिटिक क्लीवेज बोलते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आई बात समझ में? तो हिंदी तो आपने भी नोट किया ही था, तो क्या दोबारा लिखें हिंदी? समझो जरा इसको। मान लीजिए अभी जिस AB की हम बात कर रहे थे, लेट अस कंसीडर दिस इज आवर बॉन्ड। ये हमारा बॉन्ड है। यहां हमारे पास में एटम A है और इस साइड में एटम B है। तो समझना यार, हमने कहा कि जो B है ना बड़ा दबंग टाइप का है। जो B है बड़ा दबंग टाइप का है। दबंग टाइप के कहने का क्या मतलब हुआ सर? दबंग टाइप के कहने का मतलब समझो ध्यान से, उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है। कुछ मैंने टर्म यूज किया, मैं फिर से बोलता हूं, उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है। हिंदी है वैद्युत ऋणात्मकता, तो उसकी वैद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है। समझना ध्यान से। तो B की वैद्युत ऋणात्मकता अधिक होने का मतलब आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि ये B इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ A। हाँ, एक बात आपको थोड़ा सा खटक रही होगी मन में कि सर ये ऐसे क्यों दिखा दिया? तो देखो यार, कहीं कहीं इसको इस ग्रीक के अक्षर जीटा से भी दिखाते हैं और कहीं कहीं इसको आप EN या E से भी दिखाते हैं। तो E ऑफ B इज ग्रेटर देन इन आवर केस E ऑफ A। ठीक है, मतलब कि B का जो वैद्युत ऋणात्मकता है वो A की वैद्युत ऋणात्मकता से अधिक है। जरा सा समझा दीजिए वैद्युत ऋणात्मकता क्या होती है। तो आइए समझ लीजिए जल्दी से कि एक रस्सी यहाँ पर बंधी हुई है, कुछ ग्रुप वाले यहाँ खींच रहे हैं, कुछ ग्रुप वाले यहाँ खींच रहे हैं। तो इस रस्सी को उधर ही खींचा हुआ आप देखेंगे जहां पर बलशाली लोग होंगे, जहां पावरफुल लोग होंगे। मान लीजिए कि ये रस्सी इस साइड में खींच करके चली गई, तो आप कहेंगे कि ये जो लोग थे बड़े ही पावरफुल थे।
तो बिल्कुल वैसे ही अगर आपके पास में कोई बॉन्ड बन रहा है ए और बी, और इस बंध के निर्माण में आपको पता है दो इलेक्ट्रॉन रहे होंगे, ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स जिसकी तरफ ज्यादा झुक जाते हैं उस परमाणु को अधिक ताकतवर परमाणु या अधिक वैद्युत ऋणात्मक परमाणु कहते हैं। और इस प्रोसेस को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या इसकी टेंडेंसी को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, अगर किसी आबंध के इलेक्ट्रॉन को कोई परमाणु अपनी ओर खींचने की कोशिश करता है, ऐसे रस्सी लस्सी लेकर के खींचता है, तो इसके खींचने की टेंडेंसी को आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। ठीक है, तो B का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ये बात हमें पता चला। तो भाई साहब जो 1 रुपया इसने दिया था, 1 रुपया इसने दिया था, आज ये दबंगई दिखाएगा और कहेगा भाई हम तुम्हारे साथ ये रिश्ता नहीं रखना चाहते और इस बिजनेस को हम यही समाप्त करते हैं। समाप्त करने के साथ साथ हम पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन अपने पास रख लेंगे, तुमको कुछ नहीं मिलेगा। तो इस बात का बहुत गहरा सदमा लगेगा ए के ऊपर, और ए के सर पे चोट लगेगा, बोले तो ए के ऊपर प्लस आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन की कमी ए को महसूस होती है, और जब कभी भी किसी को इलेक्ट्रॉन की कमी महसूस होती है उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, रही बात एक ही ऐसे, तो फिर आप इसको ऐसे गोला में भी दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप नहीं भी दिखाओगे तब भी वही बात, और दिखा दिए तब भी वही बात। साथ ही साथ यहाँ पर जो बी के साथ में आया ना चीज, इसको समझ लो। बी अपना तो इलेक्ट्रॉन लेकर के जाएगा ही, बेईमानी की हद पार कर दी इसने, ए का भी इलेक्ट्रॉन लेकर के जाएगा, मतलब बी के पास में एक माइनस आ जाएगा। इस माइनस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन बी का था और दूसरा इलेक्ट्रॉन ए का था। अरे वाह सर, ये तो इमोजी बन गया। कोई दिक्कत नहीं माई लाल बाल गोपाल, आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं बी के ऊपर माइनस। ठीक है, समझ में आई बात। तो इस माइनस का मतलब अगर कोई आपसे पूछे कि सर ये 2 माइनस क्यों लगाया, सॉरी 2 डॉट क्यों लगाया है, तो एक डॉट दिखाता है कि एक इलेक्ट्रॉन बी का था और दूसरा डॉट दिखाता है कि एक इलेक्ट्रॉन ए का था, जो कि चोरी का माल है, अपना माल नहीं था, फिर भी इसने अपना बना लिया है। दबंगई की हद है। ठीक है, तो इनको हम क्या नाम देते हैं भाई साहब? अंग्रेजी में अगर बताएं तो इसको कैटायन दुनिया वाले बुलाते, तो कुछ इसको एनायन बुलाते हैं। हिंदी में इसको धनायन बोलते और उसको ऋणायन बुलाते हैं। धनायन और ये हो जाएगा ऋणायन। ठीक है, चर्चा को आगे हम बढ़ाएंगे, रुकेंगे नहीं, रुकना नहीं है। तो इसकी डेफिनेशन आप कैसे बताओगे? तो बताना आप मेरे साथ, आप एक बार इंग्लिश चाहो तो रिपीट करके देख सकते हो, समझ में आया तो अच्छी बात, नहीं तो हिंदी तो हम लिखेंगे ही लिखेंगे। इन सच टाइप ऑफ बॉन्ड फिजन, bonding electrons are transferred towards more electronegative atom so that cation and anions are formed। फिर से लिख देते हैं, इन सच टाइप ऑफ, बहुत ही इजी है भाई, इन सच टाइप ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग or bond cleavage or bond fission, yeah, etc. Bond breaking, bonding electrons are bonding electrons are bonding electrons are wow, very good. Bonding electrons are transferred, भाई साहब, transferred towards more electronegative atom, so that ions are formed, या फिर ions are obtained, ताकि आयन बन सके। हिंदी में भी हम इसी बात को नोट करते हैं, आप भी साथ साथ नोट बनाते चलो, मजा आएगा। तो क्या लिखेंगे आप? इस प्रकार के
हाँ हाँ, बोलो बोलो। इस प्रकार के बंध विदलन में आबंधी इलेक्ट्रॉन अधिक इलेक्ट्रोनिगेटिव परमाणु की ओर, रुक जाए, मैं नोट करने का मौका दूंगा। इलेक्ट्रोनिगेटिव परमाणु की ओर स्थानांतरित हो जाते हैं। स्थानांतरित हो जाते हैं। ओहो हो, स्थानांतरित हो जाते हैं। वेरी नाइस। ताकि, ये भाई ताक झांक वाला ताकि नहीं, ताकि सो दैट आयन प्राप्त हो सके, आयन प्राप्त हो सके। वाह भाई वाह, बस इतनी सी बात है। मैटर करेगा यहां पर, नोट कर रहे ना भैया। होमोलिसिस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का तो कोई लफड़ा नहीं था, लेकिन यहां पर इसका लोचा पड़ेगा, ध्यान रहे। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को देखना पड़ेगा यहां पर। होमोलिसिस में ऐसी कोई भी बात नहीं थी। होमोलिसिस इस लफड़े से बिल्कुल बाहर है। कौन से लफड़े से सर? तो हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लफड़े से। कोई भी आए कोई भी जाए, बराबर बराबर इनको बटना है, बट जाएंगे। एक और मजे की और पते की बात बताऊंगा, थोड़ा आप इनको नोट करें, फिर आपको मैं इससे जुड़ी हुई कुछ खास बात बताने वाला हूं। करें नोट। एक बात बताओ, बहुत पढ़े हो यार, हमें मालूम है आपकी नॉलेज हमारे नॉलेज से कई गुना अधिक है। जरा समझो और समझाओ हमें। एक क्वेश्चन है, बड़ा परेशान थे यार कई दिनों से कि कोई हमें ये समझाए कि ये क्या, कौन सा वाला सही है तरीका लिखने का। उसने कहा वो HCl सही है सर, ये HCl सही है, कुछ कहते हैं ये Cl सही है। बड़े परेशान है यार। आप बताओ, यस आई एम आस्किंग यू, ये सही है या ये सही है या ये सही है? गंभीर समस्या है तो निदान भी होगा। निदान ये है कि अगर HCl की बात बताएं तो मैंने सुना था कि HCl एक कोवेलेंट कंपाउंड होता है। सही सुना था। तो कोवेलेंट कंपाउंड हिंदी समझो तो हिंदी होती है इसकी सहसंयोजक यौगिक। कौन सी यौगिक? सहसंयोजक यौगिक। ठीक है, लेकिन फिर हमें हमारे टीचर ने और आपको आपके टीचर्स ने एक बात बताई होगी केमिकल बॉन्डिंग के अंदर कि जो आपके कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, उन कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर थोड़ा बहुत ही सही लेकिन आयनिक कैरेक्टर भी होता है। आयनिक कैरेक्टर कहने का मतलब कि वो आयन के जैसे बिहेवियर शो करते हैं। यानी कहने का मतलब ये कि दुनिया का कोई भी बॉन्ड ना तो 100% कोवेलेंट होता है और ना तो 100% आयनिक होता है। ये भी बिल्कुल सही है। अगर आप कोवेलेंट बॉन्ड चेक कर रहे हो तो उसके अंदर आयनिक कैरेक्टर प्रेजेंट मिलेगा, और अगर आप आयनिक बॉन्ड की बात करते हो या आयनिक कंपाउंड की बात करते हो तो उसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर भी मिलेगा। और इसकी चर्चा आपने फजांस रूल के अंदर कर रखी होगी।
और अगर नहीं किए हो तो जाओ देख लो भाई एक बार आप लेक्चर्स को, फजांस रूल क्या होता है, ठीक है, उसके बाद से आप पढ़ने आओ तो काफी मजा आएगा, ठीक है। तो मैंने अभी के लिए तो आपको इतना सा बताया कि कोई भी बॉन्ड 100% कोवैलेंट नहीं होता है और 100% आयनिक नहीं होता है। यानी ये जो आपको दिखता है HCl, आप इसको आयनिक तो बता नहीं सकते, यानी कि ये वाला तो पहले ही खेल से बाहर है, ठीक है, गेम से बाहर है। इस रेस में बचे हैं ये दो घोड़े, इन दो घोड़े में देखो लगाम किसकी अच्छी है। तो अभी अभी मैंने बताया कि अगर आप इसको इस तरीके से लिखते हो तो इसका मतलब कि ये कोवेलेंट कंपाउंड होगा, बट माय डियर यही तो आपको ये भी बताया कि इसके अंदर आयनिक कैरेक्टर होगा, यानी कि ये भी सही नहीं है, होना था इसको ऐसा। ये थोड़ा बहुत क्लोरीन की ताकत की वजह से क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसलिए ये अपने इलेक्ट्रॉन को इधर खींच कर रखेगा। जब खींच के रखेगा इलेक्ट्रॉन्स को तो फिर वो इधर थोड़ा माइनस हो जाएगा। ऐसा क्यों आया भाई? इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स निगेटिव होते ही हैं, और जब वो इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम की ओर पहुंचेंगे तो भाई जैसा आपका साथ होता है वैसा ही आपका विकास होता है। माइनस के साथ रहोगे तो वो निगेटिविटी सिखाएगा, पॉजिटिव लोगों के साथ रहोगे तो पॉजिटिविटी सिखाएगा। तो अगर वो इलेक्ट्रॉन Cl के पास आएगा तो Cl के ऊपर जाहिर सी बात है, एकदम लाजमी है कि उसके ऊपर थोड़ा सा पार्शियल निगेटिव आएगा। इसको क्या पढ़ते हैं? तो पार्शियल निगेटिव पढ़ते हैं और इसको पार्शियल पॉजिटिव पढ़ते हैं। यस, तो इसको आप नोट करना, ठीक है, एज ए क्वेश्चन एंड एज ए नोट, दोनों ही है ये। मैंने प्रश्न के जरिए से आपको एक बात समझाने का प्रयास किया, आप इसको याद रखो। अच्छा, एक बात और, मैं आपको एक और नोट वाली बात बताता हूं। नोट 1 है ये, और यहां पर देखना नोट नंबर 2। एक बार हमारी बात इसी HCl से चली। हमने पूछा भाई HCl नाम क्या है तुम्हारा? तो इसने अपना परिचय देते हुए बड़े गर्व के साथ कहा, भाई देखो हमें लोग हाइड्रोजन हाइड्रोजन क्लोराइड के नाम से बुलाते हैं, तो वहीं कुछ दुनिया के लोग हमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड बुलाते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बुलाते हैं। हमने कहा ठीक, लेकिन मेरे बात में एक बात मेरे मन में खटक रही थी। मैंने इससे पूछ लिया कि ये बताओ यार, तुमको एसिड क्यों कहते हैं? सब बड़े गर्व के साथ, पता है जानते हो क्या कहा? हम H+ देते हैं। हमने कहा अच्छा यार, H+ तो ये देता नहीं है। देखो कोई भी एनीवन देता तो कोई नहीं है कुछ आसानी से, छीनना पड़ता है, हक को मांगना पड़ता है, हक मिलता थोड़ी ना है ऐसे, ठीक। तो इसका भी वही हाल है। आप इसको एक ऐसे स्टोरी से समझना, जैसे एक बार की बात है, काल्पनिक बातें हैं, थोड़ा ध्यान कम ही देना, ठीक है, फिर भी समझ लो। एक स्टूडेंट था मेरा, पॉकेट में 500 की नोट लेके घूम रहा था, है ना, 500 की नोट लेकर के वो घूम रहा था। रात में मतलब बारात जा रहा था, दोस्त ने उसके देख लिया कि भाई साहब इसने पॉकेट में 500 की नोट रखी है और चला है ये घूमने, आने दो, आज तो इसको फंसाएंगे, इसको आज मुर्गा बनाएंगे और इससे निकलवाएंगे 500 की नोट, अब कुछ तो पार्टी सार्टी करेंगे। जानते हो नसीब का, देखो नसीब का कोई ठिकाना नहीं है। वो गया रास्ते में, उससे भी दबंग लोग उसको रास्ते में घेर लेते हैं, 2-4 थप्पड़ जोर का खींच के लगाते हैं, और खींच के लगाते हैं और उसकी नोट को भी खींच के ले जाते हैं। तुरंत के तुरंत ये चारों तरफ देखने लगा, क्या यार किसी ने देखा तो नहीं, मेरी इज्जत कहीं वॉट न लग जाए। देखा, सब समझ में आया, कोई नहीं देख रहा है। फटाफट उसने
अपना कॉलर वगैरह सही किया, करने के बाद से आगे बढ़ा, पहुंचा जाके घर। घर पहुंचते ही उसके दोस्त वहां पे वेट कर रहे थे, आओ भाई आओ, कुछ लाए हुए हो कि नहीं लाए हो? 500 के नोट तुम्हारी दिख नहीं रही भाई। पता है उसने क्या कहा? कहा यार जानते हो, रास्ते में मुझे दो गरीब लोग मिल गए थे और मैंने उनको वो नोट उठा के निकाल के दे दिया। समझ में आई बात? अब इसका इस स्टोरी से और इसका क्या रिलेशन है, अब आपने समझो, समझना ही है आपको। तो वो 500 के नोट दे के तो आया नहीं है, ऐसे छीना है किसी ने, तो थप्पड़ लगा के छीना है। और यहाँ पे आके बाबू अपने आप को बादशाह समझता है खुद को, तो छीन लिया है। कोई देता होता नहीं है यार, ऐसे छीनना पड़ता है। अब H प्लस भी ऐसे देगा नहीं ये, H प्लस इससे लेना पड़ेगा। अब ये लेने का काम करेगा कौन? कुछ तो होते हैं यहाँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर सॉल्वेंट्स, हिंदी होती है उनकी विलायक। कुछ ऐसे विलायक हैं हमारे पास जो ये काम बड़ी खूबी के साथ में करते हैं, ठीक है? अभी मैं इससे निकलवा लूंगा H प्लस, जरा समझना ध्यान से। एक बार की बात है, मैं चला था कुछ काम से चौराहे की ओर, और रास्ते में मुझे मिला वाटर, वाटर का मॉलिक्यूल। हाँ हाँ, मैं जल की ही बात कर रहा हूँ, वही आज कल फिर पानी पानी, ठीक। मिला मुझसे पानी। पानी को जानते हो आप? अरे हाँ वही पानी भाई, H2O। हम पूछे भाई क्या चल रहा है इधर? कहा अरे नमस्ते सर। हम गए अरे नमस्ते नमस्ते, और बताओ क्या हाल है? अरे हम बढ़िया सर। हम पूछे क्या चल रहा है आजकल? कह रहे सर समाज सेवा। हम कहे वाह भाई वाह, कौन सी सेवा कर रहे हो आज? अरे सर देखो ये भाई, हम अब बड़े हो गए हैं। हम कहे हाँ वो तो दिख रहे हो, दाढ़ी मूंछ आ गई तुम्हारे। कहा भाई आजकल सर हमारा काम धंधा बड़ा मस्त चल रहा है। हमने कहा कि ठीक है, जरा बताओ हमें कैसे क्या कर क्या रहे हो आजकल? कहा देखो भैया, देखो सर हमारे पास ये फॉर्मूला है वाटर का, और हम ना बन गए हैं इस तरीके से डाइपोल, यानी द्विध्रुव बन गए हैं। क्योंकि वाह भाई बड़ी तरक्की की तुमने, कैसे किया तुमने? कहा देखिए सर ये जो ऑक्सीजन है हमारे पास बड़ा ही बेईमान और चोर टाइप है। हम कहे, वाह वाह बड़ी बड़ी गर्व की बात है भाई। सर हाइड्रोजन बड़ा सिधवा है हमारा। हम कहे वाह वेरी गुड। सर पता है होता है क्या, ये छीन छीन के लाता है इलेक्ट्रॉन। हम कहे वाह 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 वाह, तरक्की बहुत तरक्की। हाँ यहाँ सर जैसे ही मैं खींचता हूँ इसके ऊपर थोड़ा सा पार्शियल पॉजिटिव आता है और ऑक्सीजन पर थोड़ा सा निगेटिव आता है, लेकिन फिर भी मैं संभाल लेता हूँ सर, जाने नहीं देता हूँ किसी को इधर उधर। वही यार इधर से भी करता हूँ सर, इसके पास से भी इलेक्ट्रॉन को इसे खींचता हूँ, खींचने के बाद इसके ऊपर थोड़ा पार्शियल निगेटिव आता है, पार्शियल पॉजिटिव हो जाता है कि वाह वेरी गुड वेरी नाइस फैंटास्टिक। इसके बाद चर्चा हमारी आगे बढ़ी। हमने पूछा यार समाज सेवा करते कैसे हो आप? देखिए सर हम आपको एक सीक्रेट बताते हैं। क्या बाव से सिगरेट दारू सब बताओ? कहा सर जब कभी भी हमारे आसपास ऐसे कोई चमकता धमकता कैटायन आता है, धनायन धनायन, तो हम धनायन को चारों तरफ से स्वैग से करेंगे सबका स्वागत बोल करके फंसाते हैं। और सर कहते हैं देखो भैया हमारे पास निगेटिव है, हमारा दिल है कि तुम्हारा दिल है, ठीक है? बोले तो पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, बड़ा पसंद आएगा भैया। इसको चारों तरफ से हम घेरते हैं सर, अकेले नहीं आते, अपने जैसे से हजारों लाखों करोड़ों की संख्या को बुलाते हैं और इसे खूब बढ़िया से घेर लेते हैं। अब जरा आप खुद सोच करके बताओ कि इस पॉजिटिव को ये अच्छा नहीं लगेगा क्या कि उसके चारों तरफ क्या गजब की फैंस फॉलोइंग है? उसको तो खूब गर्व लगेगा यार, मस्त मजा है। हम पॉजिटिव, हमारे आसपास ये सुंदर सुंदर निगेटिव निगेटिव, क्या मजा है यार। स्टेबलाइज करते हैं सर। ये स्टेबलाइज का मतलब क्या होता है? तो कहा कि सर पता है इसके पास ये माइनस है, इसके पास प्लस है, प्लस का मतलब इसको इलेक्ट्रॉन की कमी थी और माइनस का मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन थोड़ा बढ़ गया है, भाव में है वो। हाँ 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 समझ गए। कह रहे बस हो गया सर, ये बहुत बेचैन था कि हमको इलेक्ट्रॉन चाहिए, हमको इलेक्ट्रॉन चाहिए। हमने कहा लो 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 लो, इलेक्ट्रॉन दिया हमने सर और उसको शांत कर दिया, अस्थायित्व की प्राप्ति हो गई उसकी। और जब अस्थायी हो जाता है वो तो बस
मस्त मजे में सर हमारा और उसका बॉन्ड बन जाता है। हम के मतलब कि तुम गद्दारी करते हो या बेईमानी करते हो, तुम केवल कैटायन के ही साथ ऐसा करते हो? नहीं सर, हमारे सामने सब समान है। हम एनायन को भी ऐसे स्टेबलाइज करते हैं। एनायन को भी स्टेबलाइज करते हो? हाँ सर। हमने पूछा तो क्या गजब आंसर दिया यार उसने, हमारा दिल खुश हो उठा। यार वो इसके भी साथ अच्छे से व्यवहार रखता है, इसके भी साथ वैसे ही व्यवहार रखता है। बड़ी आश्चर्य हुआ भाई हमें जानकर। हमने पूछा कैसे कर लेते हो तुम ऐसे? कहा सर देखिए जो आपका एनायन होगा उस पर माइनस चार्ज होगा। हम कहे हाँ बिल्कुल। तो कहा बस हमारे ये दो हाइड्रोजन हैं जो हीरो हैं अपने घर के, इनके ऊपर थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव आया है, तो ये इनको ऐसे फेंटते हैं। हम क्या वाह वाह। अरे सर अकेले थोड़ी ना है, हमारी पूरी फौज है। इधर से फिर से ऐसे ही इसको मोटिवेट किया जाता है, इधर से भी मोटिवेट किया जाता है, इधर से मोटिवेट किया जाता है, मतलब खूब चारों तरफ से सर इसको भयानक तरीके से मोटिवेट कर लेते हैं। अब बताइए सर भला माइनस वाले को प्लस वाला पसंद आएगा कि नहीं आएगा? अरे बिल्कुल आएगा भाई, क्यों नहीं आएगा। बस तब से लेकर के आज तक यार मैं कभी पानी की गलियों से गुजरा नहीं और हमारी और उसकी मुलाकात हुई नहीं। नहीं तो अब की बार मुलाकात नहीं मुलाकात होता, क्योंकि वो मुझसे बहुत झूठ बोल रहा था। खैर आपको भी पता है भाई, वाटर इज अ डाइपोल, वाटर इज अ पोलर मॉलिक्यूल। पोलर मॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है सर? जहां ध्रुव बनते हो। ध्रुव कहने का मतलब क्या है? ध्रुव कहने का मतलब जहां प्लस और माइनस दिखाई देते हो। वाह ठीक है, दिख रहा है ना आपको प्लस और माइनस? ठीक। तो कुल मिला जुला के जो आपका जल होता है, जल है कि मानता नहीं, जल है ये एक ध्रुवीय यौगिक होता है या ध्रुवीय विलायक होता है। अब मैं आपको समझाऊंगा ये विलायक क्या होता है। देखो यार, किसी भी सॉल्यूशन के अंदर, किसी विलयन के अंदर जिस घटक की मात्रा सबसे अधिक होती है उसको विलायक कहते हैं। एक बात। दूसरी बात, जो चीजों को अपने अंदर घूमता है उसको भी विलायक कहते हैं। यानी कि सर लड़कियां? अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा मैंने कब कहा यार। यार कुछ तो ऐसे होता है ना, ऐसे बोलते हैं कि सर लड़के लड़कियों के चक्कर में गए हो गए, घुल गए सर। तो लड़के बिला गए मतलब कि क्या है यार? लड़के घुल रहे हैं उसके अंदर और लड़कियां उसको घोल रही हैं। व्हाट इज दिस? इट्स अ वेरी नॉनसेंस टाइप का कॉन्सेप्ट। छोड़ो। तो ध्रुवी विलायक है भाई, ध्रुवी विलायक है मनने का मतलब प्लस माइनस बनता है, विलायक है घोलता है चीजों को अपने अंदर, अमाउंट इसका ज्यादा होता है। आओ देखते हैं आगे, चर्चा को आगे बढ़ाए और फिर से हमारी बात हो गई इस HCl से। कितनी बातें हमारी HCl से हो रही, क्या करोगे यार, हमारी ये जो दिल लगी है HCl के साथ लगी है। ठीक है, हम कहे भाई HCl, हमने सुना है कि दुनिया वाले तुमको अब HCl कहते तो हैं लेकिन कोई एसिड मानता नहीं तुमको, तुम्हारे अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह उठाया। बौखला उठा भैया, कहा कि अच्छा अच्छा, भागने लगा, दौड़ने लगा, भागने लगा। कहा यार ऐसे कैसे हो सकता है? भागते भागते दौड़ते दौड़ते जा गिरा ये भैया गड्ढे में गिरा। गड्ढे के अंदर पता है कौन था? बस यही पानी था भैया, पानी। पानी बोले तो जल, जल मतलब वाटर। अच्छा, और वाटर के लिए अभी भी बताया आपको, इंफॉर्मेशन तो पक्की है, पूरी एकदम कंफर्म है। जो आपका वाटर है वो एक पोलर सॉल्वेंट होता है। इनको पता चला, यहां बस सबके सब तैनात। वाटर के लिए थोड़ी ना होता है, एक वाटर फिर इधर भी वाटर, इधर भी वाटर, पूरा वाटर का ये पूरा मतलब चैन है भैया इनके पास। एक वाटर को पता चला यार यार यार, देख 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 देख, देख यार, बैग देख देख, सीएल आ रहा है, शिकार आने को है भाई। व्हाट्सएप कर दिया उसने, पूरे ग्रुप में मैसेज फैल गया है, सबके सब रेडी, आ जाओ टांग लेंगे तुमको। HCl आता है, पता है ना HCl कैसा दिखता है? अरे अरे अरे, ये रूप होता है इसका। आया 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 आया, देख भाई देख, HCl आया, वाह। अब पता है ना, अभी थोड़ी देर पहले पता है समाज सेवा करेगा, जाएगा इसको फेंटेगा, कहेगा बेड़ो देख मुझे कैसा लगा, मैं आई एम लुकिंग स्मार्ट, देख मेरे पास H+ है, बात बनेगी।
और पूरा बढ़िया से Cl माइनस को फेंटता है। ये अकेले नहीं, खूब पूरा टीम अपना बुलाता है और Cl को इस तरीके से फेंटता है। Cl माइनस को H प्लस ने अपना बना लिया, बढ़िया से फेंट लिया। और इधर देखो, इधर ये ऑक्सीजन भी लगा हुआ है अपने काम में। ऑक्सीजन ऑक्सीजन भी इस H प्लस को अपनी तरफ ऐसे अट्रैक्ट करिए जा रहा है। कर 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 भाई कर, पूरी अच्छे से इनको तोड़। देखते ही देखते HCl को यूज इमेजिन करना आप, ये देख रहे हो ना, इधर कोई खींच रहा है इसको, इधर कोई खींच रहा है, टूटेगा कि नहीं टूटेगा? ऑफकोर्स टूटेगा। और तो और देखो, ऑलरेडी इनके बीच में थोड़ा मनमुटाव चल रहा था। Cl अपने आप इलेक्ट्रॉन लेकर के भाग ही रहा था, लेकर के चल दिया भैया। और Cl माइनस ऐसे खूब बढ़िया से पानी के साथ में इसे घेरा गया है, और ये H प्लस भी यहाँ खूब अच्छे से घेरा जा चुका है वाटर के साथ में। भाई साहब जरा समझो, जब जल ने इसको भी घेर लिया, जल ने इसको भी घेर लिया, अब यहाँ आपने जो एसिड के ये डेफिनेशन पढ़ी थी कि एसिड ऐसे स्पीसीज होते हैं जो H प्लस देते हैं। हाँ, तो अब जाकर के यहाँ पर वो डेफिनेशन आपका बिल्कुल सही आया। सही है, मैंने कभी गलत नहीं कहा आपको, आप सही थे। लेकिन मैं आपको बस इतनी सी बात बताना चाहता हूं कि HCl हमेशा नहीं एसिड होता है, बल्कि HCl इज एन एसिड इन वाटर या फिर पोलर सॉल्वेंट। ठीक है, पोलर सॉल्वेंट। अब अगर मान लीजिए सर, नोट नंबर 5 करना है इसको, कि अगर ये HCl दौड़ते दौड़ते भागते भागते जाता और जा गिरता ये CCl4 की दुनिया में। CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, आपको पता होगा कार्बन टेट्राक्लोराइड ये एक नॉन पोलर स्पीसीज होती है। नॉन पोलर कहने का मतलब अध्रुवीय होता है, अध्रुवी। अब ये सर अध्रुवी कैसे आपको पता चल गया? तो आपको पढ़ाया गया है डाइपोल मोमेंट। अगर आप चेक करो तो CCl4 जो है ना ऐसे दिखता है, कार्बन, इधर क्लोरीन, यहां भी क्लोरीन, इधर भी क्लोरीन और इधर भी क्लोरीन। कार्बन टेट्राक्लोराइड ऐसे दिखेगा, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है। यहां अगर आप चेक करो तो डाइपोल का डायरेक्शन होता है कम वैद्युत ऋणात्मक से अधिक वैद्युत ऋणात्मक की ओर। तो यहां अधिक वैद्युत ऋणात्मक कौन? Cl, तो ये इधर जाएगा ऐसे, ये डाइपोल का डायरेक्शन दिखाने का एरो होता है। ठीक है, बिल्कुल वैसे ये इधर जाएगा, ये यहां पर खींचेगा और ये यहां पर खींचेगा। ये सब के सब एक दूसरे को खूब भयानक तरीके से डिस्ट्रॉय करते हैं। ये इसका करेगा विरोध, ये इसका करेगा विरोध, पूरी तरीके से विरोध कर करके ये अपने आप को न्यूट्रल बना लेता है। बोले तो यहाँ पर म्यू की जो वैल्यू आती है, म्यू इज इक्वल टू 0 आती है। म्यू इज इक्वल टू 0 का मतलब डाइपोल मोमेंट यहाँ पर शून्य होता है, और इसीलिए आप इसको अध्रुवी कहते हैं। तो जब इस HCl को CCl4 के गड्ढे में गिराया गया तो फिर तो उसका कोई वेलकम करने आया ही नहीं। ये आता है HCl ऐसे H प्लस Cl माइनस, देखो देखो मैं आ गया, मैं आ गया, H प्लस Cl माइनस बन के आ गया। CCl4 को कोई मतलब नहीं भाई, वो अपनी दुनिया में रहने वाला है, पढ़ने वाला है, बिल्कुल संत टाइप का है, शांत दिमाग का है। कोई आए कोई जाए उसको फर्क नहीं पड़ता है। मतलब इसका जो बेइज्जती हुआ ना, जबरदस्त बेइज्जती हुआ। इसको बहुत गुमान था अपने ऊपर कि हम एसिड हैं। आज तो एसिड नहीं है ये, यानी कि भाई साहब HCl is not an acid in CCl4। तो क्या सर क्यों CCl4 में? ना भैया ना, किसी भी नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर HCl H+ नहीं देगा, और जब H+ नहीं देगा तो नहीं होगा एसिड। बस सिंपल सी बात है भाई। तो क्या ये सब समझ में आया आपको? आप इसको नोट करो, फिर मैं इस चर्चा को और भी आगे बढ़ाता हूं। आज चर्चे पे चर्चे चलेंगे, एकदम चर्चे का भी चर्चा आप करेंगे। क्या चर्चा था भाई साहब। तो समझो बात को। एक और भी नोट लिखो आप। देखो नोट वाली बात है, पता नहीं कौन सा नोट है, 6 था ना? हाँ ठीक है। तो नोट नंबर 6 में आपको क्या देखना है कि
जो भी आपके हेट्रोलिटिक यानी विषम विदलन होते हैं, हेट्रोलिटिक फिजन, ये हेट्रोलिटिक फिजन हमेशा ही पोलर सॉल्वेंट के अंदर होता है, पोलर सॉल्वेंट के अंदर होता है। और एक और नोट लिखो, नोट नंबर 7। ये जितने भी मैं नोट लिखा रहा ना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये, ठीक है। यहाँ पे जो होमोलिटिक फिजन होगा, या चलो सिंपली बोल देते हैं भैया, होमोलिसिस जो होगा ये होमोलिसिस नॉन पोलर सॉल्वेंट में होता है, नॉन पोलर सॉल्वेंट यानी अध्रुवीय विलायक में होता है, ठीक है। संविदरण अध्रुवीय विलायक में और विषम विदलन ध्रुवीय विलायकों में होता है, ठीक है। अच्छा एक बात और, हेट्रोलिटिक फिजन हमेशा ही पोलर सॉल्यूट का या पोलर सबस्टेंसेस का ही होता है, ठीक है। और होमोलिसिस हमेशा ही नॉन पोलर का होता है। अब एक बात आपको नहीं समझ में आ रहा होगा कि ये पोलर नॉन पोलर, भाई अभी मैंने बताया, आप एक बार जाओ डाइपोल मोमेंट देख करके आ जाओ तो और भी अच्छे समझ में आएगी चीजें, ठीक, समझो। आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, लाइक डिजॉल्व्स लाइक, जो जैसा होता है वो उसी में जाके घुलता है। तो लाइक डिजॉल्व्स लाइक, यानी कि पोलर चीजें पोलर सॉल्वेंट के अंदर, नॉन पोलर चीजें नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होती हैं, वो वहीं पर होता है, ठीक है। अब यहां यार एक क्वेश्चन मेरे मन में उठ रहा है, नोट नंबर 8 करके करना क्वेश्चन। एक बार मैंने देखा था कुछ बॉन्ड वगैरह तोड़ने के टाइम पे, बॉन्ड तोड़ने के टाइम पे, कि कहीं लिखा था यार कि थर्मोलिसिस, थर्मोलिसिस का मतलब क्या होता है भाई? थर्म का मतलब होता है सर हीट, और लिसिस का मतलब टूटना, यानी कि बॉन्ड को तोड़ने के लिए आप हीट का यूज करोगे, यानी कि उष्मा दे करके किसी बंध को तोड़ोगे। और यार वहीं पर लिखा था फोटोलिसिस। तो यार ये सारी चीजें जो है ना, मतलब कि बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। फोटोलिसिस का मतलब क्या होगा सर? फोटो को ब्रेकअप करोगे ना, ऐसा कुछ नहीं है भैया। फोटो में तो यहाँ लाइट से, यानी लाइट की प्रेजेंस में हम किसी चीज को, किसी बॉन्ड को तोड़ने वाले हैं। तो दोनों ही चीजें हैं, थर्मोलिसिस भी हो सकता है, फोटोलिसिस भी हो सकता है, दोनों ही तरीके हैं आपके पास तोड़ने के। अच्छा एक क्वेश्चन का आप आंसर देना मुझे। वैसे मुझे लगता है वीडियो बहुत लेंदी हो गया है, इसलिए मैं इस वीडियो को अभी थोड़ा यहीं पर शॉर्ट करूंगा, नोट नंबर 9 दे करके, और देखते हैं क्या है इसमें। हमने देखा एक बार ए बी का जो रिश्ता था वही ब्रेक हो तो रहा था, लेकिन बड़ा स्टेप ले रहा था यार। हमने उसको इवन एनर्जी देखा, देते हुए लेते हुए जो भी है इवन एनर्जी, और इस इवन एनर्जी को लेकर के ये टूटता है ए डॉट प्लस बी डॉट में, ए फ्री रेडिकल और बी फ्री रेडिकल में। जब ए फ्री रेडिकल को कुछ एनर्जी दिया गया, मान लेते हैं कि वो नाम E2 था, तो थोड़ी देर के लिए ये ए प्लस के जैसा दिखने लगा, है ना। और जब बी डॉट को भी एक एनर्जी E3 दिया गया तो फिर से यार ये बी माइनस के जैसे दिखने लगा। पता नहीं कौन सा एनर्जी था ऐसा, ये पता नहीं कौन सा एनर्जी था ऐसा कि ये ए प्लस और ये बी माइनस दिखा। एक आश्चर्य की बात बताएं आपको, ये जो दोनों है ना अभी भी इस तरीके से जुड़े हुए थे आपस में, है ना। इनके बीच में अभी भी अट्रैक्शन था यार। बोले तो ये क्रिस्टल के फॉर्म में, लैटिस के फॉर्म में थे। ये लैटिस वगैरह क्या होता है इसको जरा एक एग्जांपल आपको समझाते हैं। जैसे Na+Cl- का है ना, आपने एक सॉलिड स्टेट चैप्टर में अभी पढ़ा है, नहीं पढ़ा होगा, चलो मैं बताता हूं आपको। तो Na+Cl-, ये Na+Cl- जो होते हैं ना, दिखने में तो ऐसे होते हैं, अच्छे हैं, ठीक है, खूबसूरत है, क्या कितना मासूम चेहरा है इनका, ठीक है। इनके मासूमियत के पीछे का थोड़ा देखना, 6 तरफ से इनको क्लोरीन ने घेर रखा होता है, इधर से भी, इधर से भी, है ना।
इधर से भी और इधर से भी, यहाँ भी क्लोरीन, ठीक है। इधर भी सर, इधर भी क्लोरीन, हाँ इधर भी क्लोरीन, ठीक। यानी कि इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो 6 होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है भाई? कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब किसी भी एटम को कितने एटम सराउंड करते हैं, वही इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। तो यहाँ पर NaCl की केस में इस Na का कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाता है ये 6, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 इधर से घेरा। ऐसे ही कुछ यहाँ पर भी चल रहा होगा, यहाँ पर 6 Na+ घेर रहे होते हैं, यहाँ भी Na+, इधर भी Na+, इधर भी Na+, और यहाँ भी Na+, इधर भी Na+, और इधर भी Na+, 6 Na+, सबके सबने घेर रखा है इनको। हमें बात नहीं समझ में आया कि यार ये अभी क्या कर रहे हैं यहाँ पर। तो पता चला कि ये सर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमने कहा वाह यार, व्हाट अ फैंटास्टिक थिंग इट इज। सब जुड़े हुए थे यार आपस में। जुड़ने के बाद से पता है क्या होता है, ये भी इससे जुड़ा हुआ था। ये क्रिस्टल का फॉर्मेशन करते हैं। क्रिस्टल, यहाँ देखो क्रिस्टल, क्रिस्टल का फॉर्मेशन करते हैं, यानी कि एक दूसरे से जुड़ करके रहते हैं। और पता है जब कभी भी क्रिस्टल का फॉर्मेशन होता है या फिर लैटिस का फॉर्मेशन होता है, जालक ऊर्जा वहां पर निकल रही होती है। जब कभी भी एक ये वाला आयन आपस में से मिल करके जालक का निर्माण करते हैं ना, जालक, तो उस समय कुछ ऊर्जा बाहर आती है, उस ऊर्जा को बोलते हैं जालक ऊर्जा। और जब उतनी ही ऊर्जा उसको दे दिया जाए ना, जितना बनाने में लगा था उतनी ही ऊर्जा अगर उसको फिर दे दिया तो टूट जाएंगे। और टूटने के बाद से ना भाई, इसको एनर्जी E4, पता नहीं कौन सी एनर्जी थी, इसको दिया गया। तो ये A++ B- में पूरी तरीके से ओरिजिनल वाले आपकी टूट करके आते हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं, ये होमवर्क है आपके लिए। E1 कौन था, कौन सी एनर्जी है? E2 कौन सी एनर्जी है? E3 कौन सी एनर्जी है? और E4 कौन सी एनर्जी है? ये आप कमेंट बॉक्स में हमें आंसर दो। ओके, तो इस वीडियो के अंदर बस मैं इतनी ही बातों को रोकता हूं। अगले लेक्चर के अंदर आगे की बातें करेंगे। थैंक यू।